आज की हमारी ये खास पड़ताल किसी आम सुपर हीरो फिल्म के बारे में नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जो असल में दुख, कंट्रोल और मातृत्व पर बनी एक मनोवैज्ञानिक हॉरर कहानी है। हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए स्क्रीन प्ले के कुछ हिस्से हैं, कई छिपी हुई जानकारियां हैं और हमारा मकसद है इसकी हर एक परत को खोलकर समझना। और मुझे लगता है कि इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल से होनी चाहिए। जी। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया को आग लगा दे, तो क्या वो खलनायक है या सिर्फ एक माँ? इस फिल्म का पूरा सार इसी एक संघर्ष में छिपा है और आज हम इसी पागलपन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। क्या कमाल की शुरुआत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। फिल्म का पहला ही सीन, डिफेंडर स्ट्रेंज की मौत, जो एक सपने जैसा लगता है, पर वो सपना था नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एमसीयू एक नया नियम सेट कर देता है कि सपने अब सिर्फ सपने नहीं है, वो दूसरे यूनिवर्स में झांकने वाली खिड़कियां हैं। सही कहा। और इसका कनेक्शन सीधे वांडा विजन से जुड़ता है, जहां वांडा लगातार अपने बच्चों के सपने देख रही थी। एग्जैक्टली। वो सपने असल में दूसरे यूनिवर्स में उनकी मौजूदगी का संकेत थे। और फिर स्पाइडरमैन नो वे होम ने तो मल्टीवर्स का दरवाजा पूरी तरह से खोल ही दिया था। तो ये फिल्म हमें बताती है कि मल्टीवर्स पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। और इसी कमजोर दुनिया में हम अपने स्ट्रेंज से मिलते हैं क्रिस्टीन की शादी में। वो सीन, मुझे लगता है कि पूरी फिल्म का सार वहीं छिपा है। जब क्रिस्टीन वो लाइन कहती है, तुम्हें हमेशा चाकू खुद पकड़ना होता है। क्या लाइन थी वो? वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो स्ट्रेंज के पूरे किरदार का एक्सरे है। उसका हर चीज को कंट्रोल करने का जुनून। उसने थैनोस के खिलाफ वो 1,40,40,00,000 भविष्य देखे और वो एक रास्ता चुना जिसमें टोनी की मौत तय थी। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर उसका कंट्रोल था। वो किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकता। और ये फिल्म इसी एक आदत को जड़ से चुनौती देती है। बिल्कुल। और ये चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं आती, बल्कि उसके अपने स्वभाव से है। आपको लगता है कि अगर अमेरिका चावेज़ नहीं आती तो स्ट्रेंज कभी इस रवैये से बाहर निकल पाता? शायद नहीं, कभी नहीं। अमेरिका चावेज़ उसके लिए एक परफेक्ट चुनौती है। एक ऐसी शक्ति जिसे वो समझ नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता और जिसकी उसे रक्षा करनी है। वो स्ट्रेंज के कैरेक्टर आर्क के लिए एक जरूरी चाबी है। हाँ, और उसकी जैकेट पर वो प्राइड फ्लैग पैच भी एक अच्छा इशारा है। कॉमिक्स में उसके LGBTQ+ होने का सम्मान करता है और उसके वो स्टार शेप वाले पोर्टल्स सीधे कॉमिक्स उठाए गए। तो अमेरिका का आना ही वो पहला धक्का है जो स्ट्रेंज को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। और यहीं से वो मदद की तलाश में पहुंचता है वांडा मैक्सिमॉफ के पास। और वो सीन, वांडा एक खूबसूरत बाग में, सब कुछ कितना शांत लगता है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेंज अमेरिका का जिक्र करता है, वो पूरा भ्रम एक पल में टूट जाता है। वो हरा भरा बाग एक जले हुए बर्बाद जंगल में बदल जाता है। विजुअली जबरदस्त था। ये प्रतीक है उसके इनकार का, ठीक वेस्ट व्यू की तरह। वो एक खूबसूरत झूठ में जी रही थी। और एक और दिलचस्प चीज है उस सीन में, बैकग्राउंड में लगातार एक लाल धुएं की परत तैरती रहती है। सही। वो लाल धुआं और कुछ नहीं बल्कि डार्क होल्ड के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। सही। और यहीं पर वांडा का इरादा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वो मल्टीवर्स पे राज नहीं करना चाहती। वो बस एक माँ है जो अपने बच्चों को वापस चाहती है। उसकी लाइन, मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे कहीं और जिंदा हैं, उसके नजरिए से सब कुछ सही ठहराती है। उसका दर्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। डार्कहोल्ड कोई नई इच्छा नहीं बना रहा, वो बस वांडा के अंदर के दुख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसे भड़का रहा है। और ये हथियार हम देखते हैं कामाटाच की लड़ाई में। और मुझे कहना होगा, ये कोई टिपिकल MCU एक्शन सीन था ही नहीं। ये तो डायरेक्टर सैम राइमी का सिग्नेचर स्टाइल था। हाँ, ज़ॉम्बी हॉरर जैसे कैमरा एंगल, वांडा का आईनों से किसी भूत की तरह निकलना। ये सिर्फ जादू की एक किताब नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमिक्स के हिसाब से इसे चिथॉन नाम के एक प्राचीन केओस गॉड ने लिखा था। और फिल्म की आखिरी लड़ाई माउंट मोंडागोर में होती है, जो कॉमिक्स में चिथॉन का ही गढ़ है। तो ये MCU के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। कामराताज की उस तबाही के बाद स्ट्रेंज और अमेरिका मल्टीवर्स में गिरते हैं। वो जो पूरा सीक्वेंस है, पेंट वाली दुनिया, एनिमेटेड दुनिया, डायनासोर वाली दुनिया, कमाल था। और आखिरकार वो पहुंचते हैं अर्थ A38 पर, जहां हमारा सामना होता है इल्यूमिनाटी से। अरे, थिएटर में जब वो सीन आया था, लोगों का रिएक्शन देखने लायक था। पूरी तरह से। जॉन क्रिसिंस्की रीड रिचर्ड्स के रूप में, हाली एटवेल कैप्टन कार्टर के रूप में, और फिर
पैट्रिक स्टुअर्ट प्रोफेसर एक्स के रूप में, और जैसे ही वो अपनी पीली कुर्सी पर आते हैं, बैकग्राउंड में वो 90s वाले एक्समैन कार्टून का थीम म्यूजिक बजता है, रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक परफेक्ट फैन सर्विस मोमेंट था। लेकिन यहाँ एक बहुत चालाक सबवर्जन भी था। फिल्म ने हमें वो सब कुछ दिया जो हम चाहते थे, और फिर अगले ही पल उसे हमसे छीन लिया। वांडा जिस क्रूरता से इल्यूमिनाटी को मारती है, वो एमसीयू के लिए एक बिल्कुल नया लेवल था। वो सीन तो दिल दहलाने वाला था। मतलब ब्लैक बोल्ट, जिसकी ताकत उसकी आवाज है, वांडा उसका मुंह ही गायब कर देती है, एक शब्द भी नहीं, और वो खत्म। और रीड रिचर्ड्स, दुनिया का सबसे होशियार इंसान, वो इतनी बड़ी गलती करता है कि वांडा को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता देता है। ये सिर्फ वांडा की ताकत नहीं दिखाता, ये इल्यूमिनाटी का घमंड भी दिखाता है। सही है ना? बिल्कुल, उनका घमंड ही उनकी मौत का कारण बना। कैप्टन कार्टर, जिसकी ढाल हमेशा उसकी सुरक्षा करती है, वो अपनी ही ढाल से कटकर मर जाती है। क्या भयानक व्यंग्य था। इस एक सीन ने वांडा को एक एवेंजर से एक क्लासिक हॉरर मूवी मॉन्स्टर में बदल दिया। वो अब स्कारलेट विच नहीं, बल्कि द विच थी। और इसी हार के बीच इल्यूमिनाटी एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। उन्होंने अपने स्ट्रेंज को इसलिए मारा था क्योंकि उसने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके एक इनकर्जन शुरू कर दिया था। यानी दो यूनिवर्स का आपस में टकराकर तबाह हो जाना। और ये खुलासा कहानी को एक नया मोड़ देता है। ये इस विचार को और मजबूत करता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे किसी भी यूनिवर्स का हो, कंट्रोल की अपनी आदत की वजह से हमेशा एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और शायद यही एहसास उसे उस अंधेरे रास्ते पर ले गया जहां उसका सामना हुआ सिनिस्टर स्ट्रेंज से। वो भी क्या कमाल का सीन था। उन दोनों के बीच म्यूजिक नोट्स वाली लड़ाई, वो सिर्फ देखने में अच्छा नहीं था, उसका एक मतलब है। जादूगर असल में वाइब्रेशंस को कंट्रोल करते हैं, तो ये लड़ाई दो जादूगरों के बीच अपनी इच्छा शक्ति का टकराव थी। और इसके बाद स्ट्रेंज वो करता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। वो खुद डार्क होल्ड का इस्तेमाल करता है। हाँ, और वो भी अपने ही मरे हुए शरीर डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश में ड्रीम वॉक करके। ये प्रकृति के नियमों के एकदम खिलाफ है। और जब नर्क की आत्माएं उस पर हमला करती हैं, तो उसका जवाब होता है, मैं ही नियम हूं। ये स्ट्रेंज का अहंकार नहीं है, ये उसकी स्वीकृति है कि कभी कभी बड़े अच्छे के लिए नियम तोड़ने पड़ते हैं। उसने अंधेरे को अपनाया, पर खुद को उसमें खोने नहीं दिया। और यही सबसे बड़ा बदलाव है जो हमें माउंट वुंडागोर की अंतिम लड़ाई में दिखता है। इस बार ज़ॉम्बी स्ट्रेंज वांडा को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो अमेरिका को ताकत देता है। वो कहता है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी है, उस पर भरोसा करो। ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पल है। ये वो पल है जब डॉक्टर स्ट्रेंज आखिरकार वो चाकू छोड़ देता है और किसी और पर भरोसा करता है। वो समझता है कि कभी-कभी दूसरों को खुद को बचाने की ताकत देना ही असली हीरोइज्म है। और अमेरिका उस भरोसे का सम्मान करती है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और वांडा को एक पोर्टल से उसके बच्चों के पास भेजती है। लेकिन वो बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, ये हमारी ममा नहीं है। और इसी एक पल में वांडा का पूरा भ्रम, उसका पूरा मकसद टूटकर बिखर जाता है। उसे एहसास होता है कि अपने बच्चों को पाने की जिद में वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। ये एक दिल तोड़ने वाला क्षण है। वो जीत नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो जीत जाती तो हमेशा के लिए हार जाती। इस भयानक एहसास के बाद वांडा बलिदान देती है। वो सिर्फ माउंट वुंडागोर को ही नहीं, बल्कि मल्टीवर्स में मौजूद डार्क होल की हर एक कॉपी को नष्ट कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्ट्रेंज अपनी टूटी हुई घड़ी को ठीक करता है। वो घड़ी सिर्फ एक घड़ी नहीं है, वो उसके कंट्रोल का, उसके अतीत का प्रतीक है। उसका घड़ी को ठीक करना ये दिखाता है कि उसने कंट्रोल करना छोड़ दिया है और अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लिया है। वो अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस जीत की एक कीमत चुकानी पड़ती है ना? लड़ाई के अंत में स्ट्रेंज के माथे पर एक तीसरी आंख खुल जाती है। हाँ, और कॉमिक्स में तो ये तीसरी आंख आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है, लेकिन फिल्म में ये साफ तौर पर डार्क होल्ड इस्तेमाल करने की कीमत है। ये भ्रष्टाचार का एक शारीरिक निशान है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिड क्रेडिट सीन में 40 थेरॉन आती हैं, क्लिया के रूप में। वो बताती है कि स्ट्रेंज ने एक इनकर्जन शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और कॉमिक्स में क्लिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। वो डार्क डायमेंशन की जादूगरनी है और डोरमामू की भतीजी है। उसका आना यह संकेत देता है कि भविष्य की कहानियां मल्टीवर्स के इन बड़े खतरों से जुड़ी होंगी। तो अगर हम पूरी फिल्म को देखें तो ये सिर्फ कैमियोज और मल्टीवर्स के तमाशे के बारे में नहीं थी।
इसके मुख्य विषय हैं कंट्रोल बनाम भरोसा, मातृत्व बनाम जुनून। बिल्कुल। यहाँ तक कि रंगों का प्रतीकात्मक भी बहुत गहरा था। वांडा के हर सीन में लाल रंग हावी रहता है, जो गुस्से और जुनून का प्रतीक है, जबकि स्ट्रेंज के साथ अक्सर नीला रंग दिखता है, जो तर्क और नियंत्रण का प्रतीक है। अंत में यह फिल्म इस बारे में है कि बिना उपचार के आपकी सबसे बड़ी शक्ति ही आपका सबसे बड़ा विनाश बन सकती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। फिल्म ने हमें दिखाया कि स्ट्रेंज के दूसरे संस्करणों ने अक्सर बुरे फैसले लिए। हमारे स्ट्रेंज को भी डार्कहोल्ड इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ी। उसकी तीसरी आंख खुल गई, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है। तो सवाल ये है, क्या हमारा स्ट्रेंज भी उसी खतरनाक रास्ते पर है जिस पर बाकी सब चले थे, या क्या उसने कंट्रोल छोड़कर और किसी और पर भरोसा करके उस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दिया है?